फ्रांसीसी क्रांति में भाग 6 क्रांति और रोजाना की जिंदगी। हमने पढ़ा था कि जब निरंकुश राजा लुई 16 की सत्ता थी, उसके बाद रोबेस्पियर सरकार का राज था, तब जनता अपनी बात बोल नहीं पाती थी क्योंकि रोबेस्पियर उसके विरोध की बात सुनता ही नहीं था, और यदि कोई उसके विरुद्ध जाता तो वो उसको मौत की सजा सुना देता था। लेकिन जब सरकार बदली, सत्ता में बदलाव आया, तो लोगों को उनके अधिकार मिलने लगे। तब उनके लिविंग स्टैंडर्ड में या जीवन शैली में या जीवन जीने के तरीकों में भी बदलाव आया। क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? तो हाँ, तो जैसे जैसे राजनीति में बदलाव आया, सत्ताएं बदली, लोगों को उनके अधिकार मिले, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज होने लगा। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था, वह था सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप अर्थात किसी चीज पर रोक लगाना या प्रतिबंध लगा देना। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखक को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था। किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। इस पूरे पैराग्राफ के अंतर्गत जो बताया गया है कि सेंसरशिप की समाप्ति, जिसको अभी हमने जाना कि सेंसरशिप का मतलब होता है किसी चीज पर रोक लगाना या प्रतिबंध लगा देना। तो सन 1789 में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून सामने आया था, वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र में सेंसरशिप थी, जिसके अंतर्गत या कोई नाटक या किताब लिखी जाती थी या कार्यक्रम रखा जाता था, तो उसके लिए राजा का जो सेंसर अधिकारी होता था, उसकी अनुमति लेना जरूरी थी, और उसकी अनुमति मिलने के बाद ही उस किताब को छापा जा सकता था या उस नाटक का मंचन किया जा सकता था, आदि ऐसे कार्यक्रम किए जा सकते थे। लेकिन जब नया गणतंत्र बना तो संविधान में भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को मिल गया। यानी अब जनता अपनी इच्छा से अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकती थी। और जब ये अधिकार लोगों को मिल गए, तब फ्रांस में बहुत सारे अखबार यानी कि पेपर, किताबें लोगों ने छापना शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ बताया गया ना कि छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई। तो जब लोगों को ये स्वतंत्रता मिल गई, तब लोगों ने अपनी इच्छा से बहुत सारे अखबार, पेपर, पेम्पलेट आदि को छापना शुरू कर दिया। और ये अखबार या किताबें केवल फ्रांस में नहीं, बल्कि फ्रांस के जो दूर दूर तक गांव थे, वहां पर भी पहुंच गई। और ये जो अखबार या किताबें छपी हुई होती थी, इनमें फ्रांस की क्रांति के बारे में भी लिखा हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में, साथ ही जो घटनाएं उस समय घटी थी उसके बारे में भी लिखा हुआ था। इन छपी हुई बातों के पक्ष में कुछ लोग होते थे तो कुछ लोग विपक्ष में हो जाते थे।
एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे हमारे यहाँ टीवी चैनल पर कई सारे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, कई सारी न्यूज आती है, तो उन न्यूज को या समाचार को पढ़ने के बाद हमारे यहाँ कुछ लोग उससे सहमत होते हैं, लेकिन कुछ लोग सहमत नहीं होते हैं और उसके विरुद्ध चले जाते हैं, यानी गलत चीज पर लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। तो ठीक ऐसा ही फ्रांस में भी था। जो समाचार छपते थे उन पर लोग कुछ अपनी सहमति जताते थे और कुछ लोग अपनी असहमति जताते थे। अब ये जो छपे हुए पत्र पत्रिकाएं या जो किताबें होती थी वो हर कोई तो पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि वहां इतने लोग पढ़े लिखे थे नहीं पहले, तो इनको केवल वही लोग पढ़ सकते थे जो पढ़े लिखे होते थे। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उनके लिए क्या होता था कि पढ़े लिखे लोग रंगमंच के द्वारा या नाटक संगीत के द्वारा या जुलूस के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करते थे जिससे जो कम पढ़े लिखे लोग थे इनको देखकर सुनकर अपनी समझ को विकसित कर पाते थे, उनको समझ पाते। चित्र को देखें, देशभक्त कसरती दाब मशीन जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था। अब एक अज्ञात चित्रकार के द्वारा इस चित्र को बनाया गया है। करीब 1790 में ये चित्र बना है और यह चित्र जो है वो न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है। इसी संबंध में आपका क्रियाकलाप है कि इस चित्र का अपने शब्दों में वर्णन करें। चित्रकार ने लोभ, समानता, न्याय, राज्य द्वारा चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण आदि विचारों को संप्रेषित करने के लिए किन प्रतीकों का सहारा लिया? ये हैं फ्रांस के पत्रकार जॉन पॉल मरा और यहाँ पर ये जनता को संबोधित करते हुए दिखाए गए हैं। ये चित्र जो है वो लुई लियोपोल्ड बाइली ने बनाया है। इस अध्याय से मरा के बारे में आपको क्या याद है? उसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए, उसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। किसी सैलून में आने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों का इस पेंटिंग की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो जॉन पॉल मरा ने अपनी क्या चिंता जाहिर की थी और उन्होंने क्या व्यक्त किया था और कैसे लोग उनकी बातों को सुनते थे, कैसे वो लोगों के बीच में लोकप्रिय थे, इस चित्र को देखकर आपको अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना है। सारांश, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, यानी कि सन 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने अपने स्वयं को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया था। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू करी। आसपास के जो उसके देश थे उनको जीतने के लिए उसने यात्रा को शुरू किया और अपने पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। जो पुराने राजवंश थे उनको हटा दिया और नए राज्यों को जीत कर उनको साम्राज्य बनाया और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। अब ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था इसने दशमलव पद्धति के आधार पर नाप तोल की एक प्रणाली चलाई थी। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्ति दाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हो जाती है। तो यहाँ है 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। यहाँ आल्प्स को पार करते हुए नेपोलियन का चित्र बताया है और ये जो चित्र है वो डेविड के द्वारा बनाया गया है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। हमने देखा कि फ्रांस में 1774 में लुई 16 राजा बना
और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट। तो 1774 से 1804 के बीच में कई बार गणतंत्र की स्थापनाएं भी हुई और 1815 में नेपोलियन हार जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस में ही नहीं चली, बल्कि 19वीं सदी में यूरोप और उसके बाद सारे विश्व में क्रांतियां हुई। फ्रांसीसी क्रांति पूरे विश्व में समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की स्थापना का प्रतीक भी बनी। और भारत में टीपू सुल्तान और जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने फ्रांस की क्रांति से सबक लिया। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केपटाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाए।